जय हिंद दोस्तों, हमने जीके जीएस के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको 3 सब्जेक्ट कवर करवाने की बात करी है। पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री है, दूसरा हमारा पॉलिटी है। पहला हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, तीसरा हमारा ज्योग्राफी है। ठीक है, हिस्ट्री को हम कवर कर रहे थे। हिस्ट्री में लगभग हम मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आज हमारी लास्ट क्लास मिडिवल हिस्ट्री की रहने वाली है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास की रहने वाली है। इसमें हम आज आपको कवर करा देंगे, पूरी कवर आज की हमारी मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कल की क्लास में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है और आज हमारे 2 टॉपिक हम दोनों को कवर कर जाएंगे। पहला टॉपिक हमारा सूफी एवं भक्ति आंदोलन है और दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है वो हमारा मराठा साम्राज्य। ठीक है, उससे फिर मिसलेनियस क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज के आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। इन्होंने निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजन की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। ठीक है, तो इसमें रामानुज की बात कर रही है, तो रामानुजन हमारे कौन थे? हमारे आध्यात्मिक गुरु थे। तो यानी कि अब इसकी बात कर रहा था, इनका मतलब मेन उद्देश्य क्या था? तो ये वेद शाश्वत थे, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रमाणिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। निम्बार्क मतलब निम्बकाचार्य भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे? ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संत निम्बार्क थे वो 13वीं से 14वीं शताब्दी में यहाँ पर आते हैं भारत में। ठीक है, 13वीं से 14वीं शताब्दी में। लेकिन जो अकबर थे आपका, अकबर का शासन लगभग 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में होता है। तो यानी कि पहला कथन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है? संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये कथन भी आपका पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो आपके कबीर थे, कबीर लगभग आपके 15वीं शताब्दी के, कब के थे? 15वीं शताब्दी के। ठीक है, और जो शेख सरहिंदी थे, ये कब के थे? अहमद सरहिंदी, तो ये थे आपके लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के। तो ये भी कैसे हो सकता है? कबीर तो पहले ही हो गए थे, ये बाद में आते हैं। तो ऐसा भी कथन आपका बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ना तो आपका एक सही है, ना ही आपका दो सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो एक सही है आपका, ना ही आपका दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीचक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। ये आपका बिल्कुल ही गलत है। क्यों? बीचक किसकी? आपकी कबीरदास की रचना है। तो ये किसकी हो जाएगी? आपकी कबीरदास की हो जाएगी, दादू दयाल की नहीं है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य से प्रतिपादित किया था, मतलब माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जो पुष्टि मार्ग के दर्शन है, तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था आपके वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों के दोनों आपके यहाँ पर भी गलत हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिर से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ था तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? यानी कि बाबर के समकालीन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दादू दयाल की। जो दादू दयाल थे आपके किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के। ठीक है, और गुरु नानक देव ये किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके बाबर के समकालीन। ठीक है, और जो त्यागराज थे ये मराठा के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, तो यानी आपसे पूछ रहा है कि बाबर सत्तारूढ़ हुआ जब, यानी कि जब बाबर के समकालीन की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि केवल गुरु नानक जी। ठीक है, तो केवल दो आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला आपका दार्शनिक दे रखा है, दूसरा भी इनके दर्शन दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रामानुज की। तो रामानुज का जो संबंध है वो आपका है विशिष्टाद्वैतवाद से, यानी कि पहले का 4 हो जाएगा। ठीक है, माधवाचार्य, जो माधवाचार्य का संबंध देखा जाता है वो आपका द्वैतवाद से, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो निम्बकाचार्य द्वैतवाद से इनका संबंध यानी कि 2 हो जाएगा, और वल्लभाचार्य आपका शुद्धाद्वैतवाद यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 3 2 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आपको ये भी याद करना, शंकराचार्य जी का संबंध किससे है? तो अद्वैतवाद से, अद्वैतवाद शंकराचार्य। ठीक है, तो 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठा यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित है, यहाँ पे डैश होगा बीच में, यहाँ पर भी डैश हो जाएगा, यहाँ पर भी, और शेख निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर आपका एक डैश, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था ये मुल्तान था। ठीक है, ये थोड़ा आपका यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में, ये मुल्तान होगा। ठीक है, अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या शेख मोहिउद्दीन की चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है? ये आपका बिल्कुल सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब इसकी जो इनकी जो है दरगाह दौलताबाद में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी इनका क्या गुलबर्गा में है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो आपका मुल्तान में नहीं बल्कि कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ठीक है, तो महबूब ए इलाही कौन कहलाता था? ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। इनको हम क्या कहते थे? महमूद ए इलाही इनको कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन शीर्षक है। सबद कबीरदास की है, सखी ये भी कबीरदास की, रमैनी ये भी आपकी कबीरदास की है। ठीक है, जो अमर बोल में है यहाँ पर कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन यहाँ पर कहाँ पे किया गया है? अमर बोल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, भारतीय में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो चिश्तिया जिसके पीछे चिश्ती लगा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है चिश्तिया, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जानते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या थे? गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 10वां, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? ठीक है, भारत का सागी किसको कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका यूपीपीएस मेंस 2010 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि ये पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो प्रयाग में किसका जन्म हुआ था? आपका रामानंद का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सबका जन्म यूपी में ही हुआ, अधिकतर जो भी है इनका भी यूपी में, इनका भी यूपी में, इनका भी यूपी में, लेकिन यूपी की किस किस जगह में ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला आपको कुम्मन दास का जन्म आपके मथुरा में हुआ था। ठीक है, मथुरा इनका जिले का नाम हो गया। जो रैदास है इनका जन्म आपको वाराणसी में हो गया, और उसके बाद जो आपके हैं तुलसीदास, इनका जन्म आपका यूपी के राजापुरा एक गांव हो, इस जगह राजापुरा वहां पर हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और प्रयाग का जन्म मतलब रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हो जाएगा, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तियाबंद संगीत, ये संगीत के एकदम ये विरुद्ध नहीं था। सुहारवर्द ये भी नहीं था। कादरे ये भी नहीं था। तो नक्शबंदिया था, ये संगीत के विरुद्ध था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो कृष्ण को औलिया के रूप में मानने वाले कौन थे? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर ए, शाह मोहम्मद गौश करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये बनाया था उन्होंने उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 है, शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 यहाँ पर देखने को मिलता है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली तुलसीदास की है, बिल्कुल है। कवितावली ये भी आपकी तुलसीदास की है। विनय पत्रिका ये भी आपकी तुलसीदास की है। साहित्य रत्न आपकी तुलसीदास के ना बल्कि सूरदास की मानी जाती है। ठीक है, कभी कभी इसमें तुलसीदास का भी नाम आता है, लेकिन अधिकतर जो नाम आता है आपका सूरदास का आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 यहाँ पर, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सीमा था। तो इन दोनों का जो मुख्य साम्य क्या था, मतलब एक दूसरे के एकदम
इनकी जो विशेषता थी, मतलब अंतर कह सकते हैं या फिर एक जैसा कह सकते हैं, तो वो था इसमें संसार दुखपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संसार दुखपूर्ण है ऐसा मानना बुद्ध का भी था और ऐसा ही मानना आपका मीराबाई का भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संत कवि कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किन परंपराओं में किया गया है। ठीक है, तो ये किस में किया गया आपका, एक तो आपका किया गया है इसमें बीजक वाराणसी वाला में किया गया है, कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला में भी किया गया है, और आदि ग्रंथ साहिब में भी किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक दो तीन, तीन के तीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है, 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ, जो प्रकट करता है। ये क्या प्रकट करता है आपका, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क है, ये आपका बिल्कुल सही है। पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भक्त की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो तीन के तीन आगे बिल्कुल आपके बिल्कुल सही कथन दिए गए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की है, ये आपका बिल्कुल सही है। अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है, सूफी मत पर हठ योग के प्रबंध अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यही आपका गलत होने वाला है। फिर मतलब योगियों के साथ हजीवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि मानव शरीर के विभाजन की उनके चुनाव, यहाँ पे मानव शरीर के विभाजन की बात नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मणवाद की बात की जाती है, ना कि मानव शरीर की। ठीक है, तो यानी कि ये आपका बिल्कुल गलत रहेगा और यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, फर्क ये इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये किस सूफी संत ने आपका विकसित किया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। शंकर, अब यहाँ पर शंकर का मतलब एक शंकर देव भी होते हैं, शंकराचार्य भी होते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें, दोनों के ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिए गए हैं। क्यों, शंकर देव का जो संबंध है वो वैष्णववाद से, किससे है, वैष्णववाद से, और शंकराचार्य जी का संबंध जो है वह अद्वैतवाद से है। तो दोनों में से कहीं पर भी ये नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। रामानंद केवल द्वैत, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रामानंद का संबंध है वो किससे संबंधित है, इनका संबंध है विशिष्टाद्वैतवाद से। ठीक है, रामानुज का संबंध है, तो रामानुज का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, रामानुज का, और रामानंद का भी संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से भी, और रामानुज का भी, दोनों का। ठीक है, और चैतन्य का अद्वैत से, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चैतन्य का भी किससे, वैष्णव से, वैष्णव से। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हमने जाना कि कहाँ पर हमने कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन चिश्तिया सूफी संत नहीं था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये थे बिल्कुल। बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर, ये भी बिल्कुल थे। निजामुद्दीन औलिया, ये भी आपका बिल्कुल थे। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया, इनका संबंध किससे था, इस चिश्ती सूफी संत नहीं थे, बल्कि ये सुहारवर्दी थे। क्या थे, सुहारवर्दी। ठीक है, ये याद रखना, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि संतों का सही अनुक्रम है। अब कवि का सबसे पहला हम बात करते हैं, एक एक करके सबकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले अपार है, फिर इसके बाद आपका बसावन्ना है, फिर लालदेव है, फिर मीराबाई है। तो इनका शासनकाल हम यहाँ पे देखते हैं। जो अपार है, तो इनका संबंध कब से है, ये है आपके लगभग 7वीं सदी के। ठीक है, और जो इसके बाद आपका बसावन्ना, ये कर्नाटक, जो इनका संबंध, अपार का संबंध आपका तमिलनाडु से देखने को मिलता है। ठीक है, और जो बासवन्ना है, इनका संबंध आपका कहाँ से, कर्नाटक से है, और ये किस सदी के हैं, तो ये है आपके 12वीं सदी के। उसके बाद फिर है आपका यहाँ पर ये लालदेव। ठीक है, अब इनका संबंध है आपका 14वीं शताब्दी से, और ये कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से इनका संबंध है, तो कश्मीर से इनका संबंध देखा जाता है। ठीक है, और अंततः जो मीराबाई है, तो सबको पता ही होना चाहिए, ये 16वीं शताब्दी की है,
और इनका संबंध किससे है, और इनका संबंध आपका राजस्थान से है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वीं सदी के हैं, बसावना 12वीं सदी की है, लालदेव आपकी 14वीं शताब्दी की है और मीराबाई आपकी 16वीं शताब्दी है। तो आपको इनका क्रम लगाना था, हमने क्रम यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ आपको संत दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके दर्शन विचार संप्रदाय यहाँ पर दिया गया है। नागार्जुन का संबंध शून्यवाद से बिल्कुल सही है। रामानुज का संबंध अनेकांतवाद से नहीं बल्कि विशिष्टाद्वैत से है, विशिष्टाद्वैत से है, विशिष्टाद्वैत से इनका संबंध देखा गया है। ठीक है, शंकराचार्य को अद्वैत से संबंधित है, ये भी आपका सही है। तो 1 और 3 आपके बिल्कुल सही है, बल्कि दूसरा आपका बिल्कुल ही गलत है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन कौन देखे जाते हैं आपके? तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? तो ये आपका चैतन्य महाप्रभु को हम क्या करते हैं, कृष्ण का अवतार इनको माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे? ये थे आपके ख्वाजा उस्मान हारूनी की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समकालीन थे? तो ये किसके थे आपके? कबीर आपका हमेशा सिकंदर लोदी के ही आपके समकालीन में रहेंगे। ठीक है, अब ये तो कभी चेंज हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया था। ठीक है, तो किसने किया था आपका? ये किया था आपका दक्षिण भारत में बुरहानुद्दीन गरीब। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दौलताबाद में इनका मजहर देखने को मिलता है, दौलताबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, सूफी संत वाला। उसके बाद हम मराठा साम्राज्य को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये देखा था आपका निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अब उन 7 सुल्तानों का नाम भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पे बलबन आता है, बलबन के बाद यहाँ पे मोहम्मद आता है, उसके बाद आपको कैकुआबाद मिलेगा, उसके बाद आपका जलालुद्दीन खिलजी मिलेगा, फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा, उसके बाद आपका मुबारक शाह खिलजी मिलेगा, और उसके बाद अंत तो आपको गयासुद्दीन तुगलक मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 7 नाम आपको याद होने चाहिए, बलबन, मोहम्मद, कैकुआबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। ये 7 राजाओं का शासनकाल किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। ठीक है, आज हमने यहाँ पर सूफी संत और भक्ति आंदोलन की बात हमने यहाँ पे कर ली है। लगभग 31 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको कवर करवा दिए हैं। अब हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के। ठीक है, मराठा एम्पायर की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक चीजें मराठा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो मराठा की साम्राज्य की स्थापना करते हैं वो शिवाजी महाराज करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इसकी स्थापना करते हैं। सबसे पहले हम शिवाजी महाराज की बात करेंगे, इसके बाद आते हैं यहाँ पर संभाजी। कौन आते हैं? संभाजी इन्हीं के बेटे होते हैं। इसके बाद राजा राम होते हैं, राजा राम आते हैं तीसरे नंबर पे, राजा राम आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं शासन करने के लिए ताराबाई। शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं और आते हैं, शासन कौन चलाते हैं? ताराबाई। शिवाजी द्वितीय यहाँ पर आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर साहूजी महाराज। ये कौन थे? ये थे आपके यहाँ के जो भी जितने भी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कौन थे? आपके छत्रपति थे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 छत्रपति यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद कोई छत्रपति आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले शिवाजी आते हैं, फिर आपके आते हैं यहाँ पर संभाजी महाराज आते हैं, फिर आपके राजा राम आते हैं, फिर आपके आते हैं यहाँ पर ताराबाई, और जिसे हम शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ताराबाई का मतलब उस शिवाजी द्वितीय की मम्मी होती है कौन? ताराबाई होती है, और ताराबाई इसके संरक्षिका होती है। और अंततः आते हैं साहूजी महाराज। ठीक है, क्रम ही आपको याद करने की जरूरत है, बट आपको डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप क्रम याद कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पेशवा के। ठीक है, तो पहले पेशवा कौन थे आपके? सबको याद होना चाहिए, जो पहले पेशवा थे वो थे आपके बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो पहले पेशवा का नाम कौन था? बालाजी विश्वनाथ थे। उसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, और उसके बाद फिर आते हैं आपके माधव राय प्रथम, माधव राय प्रथम आते हैं। फिर आपके नारायण राव आते हैं, और फिर आपके रघुनाथ राव आते हैं, और अंततः आपको ये आते हैं, फिर आते हैं आपके ये माधवलाल द्वितीय आते हैं, माधव राय द्वितीय, और फिर अंततः आते हैं बाजीराव सेकेंड। ठीक है,
इन सब की बात यहाँ पर हम करेंगे डिटेल से, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से अभी आपको याद कराएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको एक पक्का पूछेगा कि मतलब इनका क्रम लगाओ, क्या तो आपको पेशवा दे देगा या आपको वो दे देगा, छत्रपति दे देगा, ठीक है। अब आपको इनका क्या लगाना होगा, क्रम लगाना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया था, ठीक है। संभाजी के बाद जो पेशवा जो मतलब छत्रपति बनते हैं वो तो बनते हैं आपके, कौन बनते हैं, संभाजी के बाद राजा राम बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूछ क्या रहा आपसे प्रश्न कि किसने सरल और कारागार बनाया था, ठीक है। इन्होंने मतलब ठीक था, राजा राम ने उतना अच्छा शासन शासन का नहीं माना जाता है, तो यह जो माना जाता है आपका, जब पहले पेशवा आए थे, पहले पेशवा कौन थे आपके, बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था, उसे हम सुमंत कहते थे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूकेपीएससी में 2 से 3 बार ये प्रश्न आपसे पूछ चुका है, तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जो वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए सीरीज आपके लिए बहुत बढ़िया, वो कहते हैं ना मतलब ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, तो इसलिए आप ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज दो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो अष्टदिग्गज है वो कौन सी है, वो आपकी विजयनगर साम्राज्य में होती है, ठीक है। वो कौन थे आपके, जो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय थे, उनके 8 कवि थे, ठीक है। जबकि जो अष्टप्रधान होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, और ये होती है आपके मराठा प्रशासन में शिवाजी के, खास तौर पर शिवाजी के उसमें देखी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। जब औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु होती है, तो उस समय जो यहाँ पर शासन चला रही थी, वो थे आपके शिवाजी द्वितीय, ठीक है। कौन थे, शिवाजी द्वितीय थे। तब इनके संरक्षिका के रूप में काम कौन कर रहे थे, इनकी माता जी ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, कथन ए क्या दिया आपको, कथन और कारण वाले प्रश्न यहाँ पर है। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, ये आपका बिल्कुल सही है। साहूजी के उत्तराधिकार पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जब इसकी इच्छा पर थे तभी ये लोग क्या करते थे, मराठा साम्राज्य पेशवा अध्यक्षता में परिसंघ बन गया था, यानी कि ये भी सही है, कारण भी सही है, और कथन भी सही है, और इसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ठीक है। जब भी शिवाजी का राज्याभिषेक की बात आएगी तो हमेशा आपको रायगढ़ का किला आपको याद करना होगा, तो रायगढ़ का किला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी भी कहाँ थी आपकी, ये भी आपकी रायगढ़ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन यहाँ पर, किसके समय में समय से मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया, ठीक है। मतलब अभी तक तो मतलब पहला पेशवा तो बनने थी, मतलब ठीक है, बालाजी विश्वनाथ पेशवा तो बने, लेकिन उस समय मेन जो शक्ति थी वो छत्रपति के पास थी, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे आपके आते बालाजी प्रथम आते, उसके समय काल में भी क्या होता है, पेशवा बनते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, जो वास्तविक शक्ति होती है वो आपके छत्रपति के पास होती है, इनके राजा के पास होती है, ठीक है। लेकिन जब बालाजी बाजीराव यहाँ पे शासन चलाते हैं, जैसे ही बालाजी बाजीराव आते हैं तो यहाँ पर मेन शक्ति किसके पास आती है, तब यहाँ पे जो साहूजी महाराजा उनका निधन हो जाता है, वो गद्दी छोड़ देते हैं, तब वहां पर आते हैं आपके कौन, बालाजी बाजीराव, और यहीं से यहाँ पर मेन जो शक्ति होती है पेशवा के पास आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न का कालानुक्रम में रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले छत्रपति साहूजी महाराज आते हैं, उसके बाद आपके संभाजी आते हैं, संभाजी के बाद आपके राजा राम आते हैं, फिर आपके शिवाजी द्वितीय आते हैं, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला एक आ जाएगा, एक के बाद आपका, ये तो साहूजी महाराज है, गलती मत कर देना, मैंने गलती से जल्दीबाजी में शिवाजी पढ़ दिया, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आपका 3 आने वाला है, संभाजी आएगा, संभाजी के बाद आपका राजा राम आने वाला है, 2 आ जाएगा, फिर आपका 4, फिर 1, यानी कि 3 2 4 1, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको पेशवाओं को क्रम में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद ही होना चाहिए, बालाजी विश्वनाथ पहले में 3 हो जाएगा, उसके बाद आता है कौन आपका, फिर आता है बाजीराव प्रथम 1 हो जाएगा,
फिर आपका बालाजी बाजीराव 2 आ गया, फिर आपका अंत तो आएगा माधव राय। यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है, तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। ठीक है, तो सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद सिवनेर का युद्ध भी हुआ था, इसमें मराठा खुद हार गए थे। रायगढ़ में क्या हुआ था, शिवाजी का राजधानी भी यही थी और इनका राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी, ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी ये आपकी मराठा साम्राज्य की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखते हैं, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, शिवाजी के 2 गुरु थे, एक तो इनके राजनीतिक गुरु थे, एक इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और राजनीतिक गुरु थे इनके दादाजी का नाम क्या था, कोंडदेव। कौन थे, कोंडदेव थे। ठीक है, और जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, वो थे इनके रामदास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, शिवाजी के समय शरणोबत का पद संबंध था। शरणोबत का संबंध था आपका सैन्य प्रशासन से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो यहाँ पर धार्मिक चेतना भी आएगा आपका, भौगोलिक सुरक्षा भी आएगा, और राजनीतिक जागृति भी आएगा, और उच्च नेतृत्व शक्ति भी आएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ई बनाते तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो जाएगा, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तब ये आगरा में कैद थे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 यहाँ पर, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। तो अभी मैंने आपको बताया था इनकी राजधानी आपको रायगढ़ में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, तो बात करते हैं, तो शिवाजी का जन्म जन्म हुआ था एक, इनकी छत्रपति की उपाधि कब धारण करी थी और इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो जन्म हुआ था इनका 1627 ईस्वी में, और जो इनने छत्रपति की उपाधि धारण करी 1674 ईस्वी में, और जो इनका क्या हुआ था मृत्यु हुई थी वो 1680 में हुई थी। ठीक है, तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है। तो ये आपके शिवाजी के, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मराठा साम्राज्य को भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब कुछ विविध क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमको, मिसलिनियस क्वेश्चन हमको, इसको कवर करते हैं, उसके बाद हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विविध मिसलिनियस क्वेश्चन में। क्या है आपका पहला क्वेश्चन दिया है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव का संबंध थे। तो शंकर देव वैसे इनका संबंध असम से था और ये वैष्णव संप्रदाय के थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शंकराचार्य की बात करेगा अद्वैत संप्रदाय से, द्वैतवाद का संपर्क आपका निम्बकाचार्य से। ठीक है, निम्बकाचार्य, निम्बार्क भी कहीं आपको देखने को मिल सकता है। शैव संप्रदाय उससे बहुत लोग थे, लेकिन एक नाम आपको मैं लिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, लव कुलीस। ठीक है, लव कुलीस, इनका संबंध आपको शैव संप्रदाय से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। मैं कवर करवा चुका हूँ, तो किसने किया था, आपका अब्दुल कादिर बदायूं ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैजी और ये अब्दुल कादिर बदायूं ने भी एक महाभारत की भी रचना की थी, और महाभारत को इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। पहला आपका अलाई दरवाजा दिया गया है। ठीक है, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये आपका बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये आपका अकबर ने बनाया था। ठीक है, मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां ने बनाया था, ये आपका बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद दिल्ली, ये आपका औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, आगरा में बात करेगा तो शाहजहां, और दिल्ली में बात करेगा तो औरंगजेब। तो यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग में बनाई थी, लेकिन इसका पूरा काम इल्तुतमिश ने कराया था। बाद में फिर ये थोड़ा बहुत इसको टूटती है, मतलब उसके बाद फिर इसका फिरोज शाह तुगलक इसका काम कराता है, और इसमें 5वीं मंजिल को ऐड करता है। तो यानी कि आपका एक भी है, बी भी है, डी भी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है,
निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, तो हितोपदेश का जो फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये क्या था आपका ऑप्शन नंबर ताजुल माली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना। ठीक है, तो ये किसने किया था आपका? लेडेन और रस्किन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर है। 8वां क्वेश्चन क्या किया? निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है? तो यहाँ पे दो लोगों ने किया था, एक तो बदायूनी, एक फैजी। ठीक है, तो अभी आपका ऑप्शन में बदायूनी दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। ठीक है, पुष्टि मार्ग आपका वल्लभाचार्य हो जाएगा, पहले का आपका 2 हो जाएगा। रामानुज आपका विशिष्ट द्वैतवाद यानी कि दूसरे का 3 हो जाएगा। माधवाचार्य आपका द्वैतवाद हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शंकर देव, यहाँ पे शंकर का मतलब शंकराचार्य का संबंध यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसका संबंध है अद्वैतवाद से, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है? 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दो देवराय प्रथम है, इसके शासनकाल में कौन आया था? निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी आया था। और जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आपका अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक है, ये रज्जाक होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये किसने क्या कहा था आपका? ये कहा था आपका विलियम फिंच, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, तबकात ए अकबरी ये किसने लिखी थी आपकी? ये लिखी थी आपको ऑप्शन नंबर डी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो ये आपकी इनायत खान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक को श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता है? मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी, बिल्कुल सही है। जामा मस्जिद ये भी शाहजहां ने बनाई थी, और रंग महल ये भी आपके शाहजहां ने बनाई थी। किला एक कोहना मस्जिद ये किसने बनाई थी आपकी? ये शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? वल्लभाचार्य बिल्कुल है, चैतन्य बिल्कुल है, गुरु नानक बिल्कुल, तो अमीर खुसरो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो पहला अंग्रेज कौन था आपका? ये था आपका रॉल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और आज का अंतिम क्वेश्चन भी ये रहने वाला है। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था, तो ये लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, आज के पेपर में आज का जो हमारा टेस्ट था, इसमें लगभग मैंने 5 से 10 प्रश्न आपको रिपीट कर रखे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको यहाँ पे आज हमने हमने एक तो सबसे पहले हमने क्या खत्म कर दिया, इससे पहले हम हिस्ट्री को हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे। हिस्ट्री में मैंने आपको हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन को हम कवर कर चुके हैं। फिर हम मध्यकालीन को, आज हम मध्यकालीन को यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट 5 क्लास हम और लेके आएंगे, इसमें हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करवा देंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही कवर हो जाएगी, मॉडर्न के बाद हम तुरंत के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलिटी को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लगभग 60 से 65 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए होंगे। ठीक है, इतना देखते हैं। आप लोग डिटेल से इस क्लास को देखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, जिस बच्चे का स्कोर, जो उत्तराखंड वाले अधिकतर इसमें देख रहे होंगे, तो जिस बच्चे का स्कोर जीके में 30 नंबर का जो होता है, 30 में से जो बच्चे 20 नंबर नहीं ला पाते, तो उनके लिए काफी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है, क्योंकि उत्तराखंड जिसकी बहुत अच्छी है काफी पढ़ने में, जीके बहुत कमजोर है। तो आप लोग इस सीरीज को अवश्य एक बार देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।